नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी पराई बेटी का दर्द सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पराई बेटी का दर्द। अम्मा कहाँ हैं? वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए इन्होंने पूछा। अपने लाडले भैया के यहाँ गई हैं, मैंने तौलिया पकड़ाते हुए कहा। सोना मोना कहाँ हैं? दोनों गई हैं। तुलसा के साथ पार्क और हरी बाजार गया है। घर में ये नाचीज हाजिर है। इजाज़त हो तो नाश्ता लगवाऊं? अरे अरे, तुम तो नाराज़ हो गई। नाराज़ होने की बात ही है। जो स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ा है उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं। दुनिया भर के लोगों की पूछताछ होती रहेगी। मैंने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा बतलाइए साहब, आपके क्या खोज खबर ली जाए? इन्होंने मुझे बाहों में भरते हुए कहा और बस सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। और नाश्ते के समय फिर इन्होंने पूछा, अम्मा कहाँ गई है? वही ढाक के 3 पात। अरे भाई बतलाया तो। अम्मा जी मामा के यहाँ गई हैं। यह मामा जी के यहाँ रोज़ रोज़ क्या काम निकल आता है? इन्होंने झुंझला कर कहा। बिल्कुल बच्चों जैसी आदत है इनकी। लौटकर माँ न मिले तो बस मूड ऑफ हो जाता है। मामा जी के यहाँ आजकल बस एक ही तो काम रह गया है। मैंने कहा। फिर कोई लड़की वाले आए हैं? समझ में नहीं आता यह रोज़ रोज़ कहाँ से चले आते हैं। क्यों, हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी है क्या? अब देखिए न, साल भर में 25 रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर भी नए रिश्ते चले आ रहे हैं। यह विपिन भैया तो पता नहीं कैसे है। विपिन की आँखों पर लड़की का रूप नहीं चढ़ता, मामा जी की आँखों पर रुपया। कुल मिलाकर एक ही बात है। अम्मा जी क्या करें? उनकी सलाह के बिना तो उस घर का पत्ता तक नहीं हिलता। बार बार बुलावा भेजते हैं तो जाना ही पड़ता है। ये चुपचाप चाय पीने लगे। इस बात पर माँ बेटे में इतनी बार बहस हो चुकी है कि नए सिरे से कहने के लिए कुछ है ही नहीं। नवीन, ओ नवीन, दफ्तर से आ गया कि नहीं? कहती हुई अम्मा जी घर में दाखिल हुई। मेरा दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दफ्तर तो 24 घंटे चलता है, इन्होंने कड़वी आवाज़ में कहा। अच्छा अब मजाक रहने दे। बाहर देख कौन आया। तेरे साढ़ू भाई हैं। भैया अंदर आओ ना, यह घर कोई पराया थोड़े ही है। उन्होंने बाहर की ओर मुँह करके कहा। कुछ पलों में एक प्रौढ़ सज्जन देहरी पर आकर खड़े हो गए। हम लोगों ने आंतरिकता से हाथ जोड़ दिए। नीतू, इन्हें पहचाना? अरे यह तेरे जीजा जी हैं। जीजा जी? मैंने अस्फुट स्वर में कहा। बहुत छोटी थी वह तब, पहचाना नहीं होगा। अरे ये तो तेरे सबसे बड़े जीजा जी हैं, अजमेर वाले। अब याद आए कि नहीं? हाँ याद आया, और याद आते ही वितृष्णा से मैंने मुंह फेर लिया। उसी समय हरी बाजार से लौट कर आ गया था। रसोई में आकर मैंने स्मृति की गलियों में उस चेहरे की तलाश की जो मैंने अभी अभी देखा था, पर वह कहीं नहीं मिला। याद आया तो बस एक सजा संवरा दूल्हा जो किसी परी कथा का राजकुमार लग रहा था, उसे इस व्यक्ति के चेहरे पर फिट करना मुश्किल लग रहा था। नीतू, देखो क्या सब्जी लाया है हरी। अम्मा जी ने रसोई में आकर कहा। ऐसा करते हैं, 2 सब्जियां बना लेते हैं। तुम पूरी उतार लो, मैं हलवा बना देती हूँ। हरी चटनी पीस लेगा। या ऐसा करते हैं, बाजार से रबड़ी मंगा लेते हैं। अम्मा जी के उत्साह का अंत नहीं था। क्या यही खाना खाएंगे? मैंने डरते हुए पूछा। और क्या, इस घर के होते हुए वे बाहर खाएं अच्छा लगता है? फिर अपने लाडले को आवाज़ देकर कहा। नवीन, खाना बन रहा है, तब तक तू जाकर होटल से उनका सामान उठा ला। वह तो बेचारे बड़े संकोच कर रहे थे, पर मैंने ही कहा, इस घर के होते हुए तुम होटल में रुको, अच्छा लगता है क्या? वह तो ठीक है अम्मा, लेकिन यह सज्जन है कौन? अरे वह अभी तो बताया था, नीतू के जीजा जी हैं। सबसे बड़ी बहन नहीं रही, लेकिन
इससे क्या रिश्ता टूट जाता है? एक हमारी ननद थी रिश्ते की, उन्होंने ऐसा रिश्ता निभाया कि क्या बताऊं। सच, कुछ लोग होते ही अच्छे हैं। ये परम आदरणीय साढ़ू भाई एकदम ऐसे कैसे भूल पड़े? इन्होंने पूछा। स्वर में बेजारी छलक रही थी। अरे, विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अम्मा जी ने फुसफुसा कर कहा, मानो कोई रहस्य खोल रही हों। इकलौती लड़की है, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। फोटो देखकर ही आंखें जुड़ा गई। बीए में पढ़ रही है। मुझे तो भैया रिश्ता जच गया है एकदम। हो जाए तब है, जब तुम्हें जच गया है तो हो ही गया समझो, इन्होंने कहा और बाहर चले गए। तो ये महाशय विपिन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? तभी तो अम्मा जी का उत्साह फूटा पड़ रहा है। इस विचार के साथ मेरे मन का बोझ काफ़ी कम हो गया था। जीजा जी का इस अतिथि के रूप में स्वागत करने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, न उत्साह था। मेरी इस बेरुखी को अपरिचय की दीवार समझकर अम्मा जी ने माफ़ कर दिया था। वे स्वयं प्रयत्न करती रहीं कि अतिथि को इस घर में कोई संकोच महसूस न हो। खाना भी उन्होंने बड़े प्रेम और आग्रह के साथ खिलाया। सोना और मोना तो मेहमान देखकर खुश हो जाती हैं। मौसा जी के गोद में चढ़ी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हुए उन्हें बोर करती रहीं। ये लेकिन चुप चुप ही बने रहे। संयोग मनुष्य को कहाँ से कहाँ ला देता है। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए सोचा, कभी सोचा भी ना था कि एक दिन जीजा जी का अपने घर में इस तरह अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। मन में ऐसी इच्छा भी नहीं जागी। सच तो यह था कि दीदी वाला प्रसंग मन से बिल्कुल उतर ही गया था। उस स्मृति में सचमुच सुख था ही नहीं। अम्मा जी को तो सचमुच दाद देनी ही पड़ेगी। 7 पुश्तों की खोज खबर लेने में उन्हें 7 मिनट नहीं लगते। बातों बातों में सब कुछ जान जाएंगी। पता नहीं कैसे उन्होंने पता लगा लिया कि यह जीजा जी की दूसरी शादी है और पहली वाली ससुराल का अता पता पूछते ही मेरा रिश्ता निकल आया। नहीं तो कोई संभावना नहीं थी कि वे मुझे या मैं उन्हें पहचान पाती। करीब 11 बजे एक कमरे में दाखिल हुए। बेगम, आपके दूल्हा भाई का बिस्तर मैं मसहरी में फिट करके आया हूँ। हुक्का पानी सब कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद, मैंने रुखाई से कहा और करवट फेर ली। ये कौन से जीजा जी हैं तुम्हारे? कभी तुमने जिक्र ही नहीं किया। बहुत काबिले जिक्र में है भी नहीं। तुम्हारी उस वाली दीदी की तो कभी हमने फ़ोटो भी नहीं देखी। बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी क्या? बीमार हो गई थी क्या? अरे, मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत छोटी थी मैंने एकदम झल्ला कर कहा। सॉरी, इन्होंने कहा और चुप हो गए। बाद में बहुत बुरा लगा। मुझे इतना ऑफ होने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं क्या करती। शाम से ही मेरी सहनशीलता की परीक्षा हो रही थी। जीजा जी को देखकर सारी कड़वी कड़वी स्मृतियाँ फिर से परेशान करने लगी थी और साथ में अम्मा जी का भाषण चलता रहा। पता नहीं कितने उदाहरण गिना डाले उन्होंने। जहाँ लड़की की मृत्यु के बाद भी लोगों ने संबंध बनाए रखे थे, सुनकर उबलने के सिवाय मैं कुछ कर नहीं पाई थी। सचमुच बहुत छोटी थी मैं, तब 7-8 साल की रही होंगी। फिर भी सारी बातें मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन दीदी की मृत्यु का कारण उस समय समझ में नहीं आया था। मृत्यु का कारण उस समय अज्ञात था और आज भी अज्ञात है। याद आती है गर्मियों की एक शाम, हम लोग सड़क पर नदी पहाड़ खेल रहे थे। बड़ी बहनें अपनी सिलाई कढ़ाई लेकर बरामदे में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक तांगा रुका। हम लोग विश्वास ही ना कर पाए। तांगे से दीदी उतर रही थी, साथ में जीजा जी भी थे। विस्मय और हर्ष से हम लोगों के पांव फूल गए। दीदी अभी तो गई थी 8 दिन पहले। गवने की धूमधाम अब भी मन में ताज़ा है।
मिठाइयों का स्वाद अभी भी ज़बान पर है और दीदी की याद से अब भी आंखें डबडबा आती थी। दीदी ने मुझे अंक में भर लिया। तब विश्वास हुआ कि सचमुच दीदी आ गई हैं। मैं ठगी सी साथ वाले व्यक्ति को देख रही थी। बारात के समय शेरवानी और साफे में यह व्यक्ति किसी राजकुमार सा लग रहा था और अब नीले सूट में किसी अंग्रेज साहब की तरह। मोहल्ले के सारे बच्चे नए जमाई को देखने के लिए जुड़ आए थे और मैं गर्व से फूल उठी थी। उधर माँ तो जैसे पागल हुई जा रही थी। पहली बार दामाद घर पर आया है, उसकी क्या खातिर करूं क्या ना करूं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बस इसी उधेड़-बुन में चक्करघिन्नी की तरह रसोई में घूम रही थी, लड़कियों पर झल्ला रही थी। भैया तो पता नहीं बाजार के कितने चक्कर लगा चुका था। बाबूजी जिस समय अंदर आए, माँ कचौड़ियों के लिए आलू मसल रही थी। यह सब रहने दो गीता की माँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? वह पहली बार घर आया है। जिसके लिए बना रही हो वो चला गया है, बाबूजी ने कहा और बाहर चले गए। उनका स्वर, उनकी मुद्रा, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी अशुभ की सूचना दे रहे हों। माँ पत्थर होकर बैठी रही। सबसे गले मिलकर रोने के बाद दीदी बहनों से बतिया रही थी। चले गए सुनकर वो भी चौंक गई। चले कैसे गए? मुझे नहीं ले जाएंगे क्या? उन्होंने फुसफुसा कर कहा। और तब माँ उठकर बाहर गई। मुझे ठीक ठीक बताओ जी, तुमने कुछ कह तो नहीं दिया? कुछ कहने लायक उसने मुझे रखा कहाँ है? हम सब लोग जो बैठक के दरवाजे पर सिमट आए थे, बाबूजी के दर्द भरी आवाज़ से भीतर तक सिहर उठे। उसके बाद बाबूजी ने धीरे धीरे बतलाया कि गीता को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह कहता था शादी सिर्फ पिता का मन रखने के लिए की थी, उसका अपना मन तो कहीं और है, बाबूजी कह रहे थे। और बड़े ठसक के साथ मुझसे कह गया है कि मैं अपना फ़र्ज पूरा करूँगा, हर महीने खर्च बराबर भेजता रहूँगा। इससे ज़्यादा निबाह मेरे बस का नहीं है। तो तुमने क्या जवाब दिया? माँ ने बुझे स्वर में पूछा। मैंने कह दिया कि इतने दिनों तक लड़की इसी घर में पली है, इसका खर्च आगे भी उठा सकता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी शायद आगे भी कुछ कहते, परंतु उसी समय दीदी चीख मारकर बेहोश हो गई और सब लोग उसी ओर दौड़ पड़े। बेचारी दीदी बड़ी उमंग से घर से चली थी अजमेर के लिए। सास ने गृहस्थी के छोटे मोटे सामान बड़े प्यार से साथ में बांध दिए थे। रास्ते में जीजा जी ने कहा था, चलो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा लाएं। तब पति के सहृदयता पर वे रीझ उठी थी। खुशी के आवेग में यह भी याद नहीं रहा था कि जयपुर से अजमेर जाते हुए उज्जैन में रुकने की कौन सी तुक है। कुछ समझने पूछने की उम्र नहीं थी मेरी, लेकिन उस उम्र में भी मेरा खून खौल उठा था। उस रात किसी ने मुंह में पानी नहीं लिया। घर में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। सुबह उठकर देखा माँ का रुख एकदम बदला हुआ है। चाय के समय भैया से उन्होंने कहा, मुन्ना अपने कपड़े ठीक ठाक कर लो, शाम को गीता के साथ जयपुर जाना है। हम लोग निःशब्द होकर देखते ही रह गए। दीदी तो धाड़ मारकर रोने बैठ गई। दीदी अब उस घर में नहीं जाएंगी माँ, भैया ने कहा। देख तू अपनी अकल मत चलाया कर, जो कहूँ उसे चुपचाप मान लिया कर। मुन्ना ठीक कह रहा है, बाबूजी बोले। जो इसे अपमानित करके यहाँ छोड़ गया है वही मान सम्मान के साथ ले जाएगा तभी जाएगी, नहीं तो उसके सास ससुर के यहाँ नौकरानी बनाकर मैं नहीं भेजूँगा। तुम बेकार की जिद मत करो। बाबूजी, आपने मुझे उस समय बुला क्यों नहीं लिया? बच्चों की वह खबर लेता
कि बस पूछता तो कम से कम कि आप बड़े तिस्मार खां बन रहे हैं। उस समय कहाँ गई थी तुम्हारी हिम्मत? बाप के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए थे। मुन्ना, ज़्यादा बकवास मत कर, चुपचाप जाने की तैयारी कर। माँ गुस्से में उफन रही थी। पागल हुई हो क्या गीता की माँ? पागल मैं नहीं, आप हुए हैं। अगर आज नहीं भेजा तो इसे फिर कभी नहीं भेज पाएंगे, समझे? भेजने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कह तो दिया बड़ी शान से कि ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कह भी हुआ है। कितने दिन रख पाएंगे हम उसे? कल को लोग 100 तरह के सवाल पूछेंगे, 100 तरह के सवाल करेंगे, तब किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे आप? और ये जो 3 मेरी छाती पर बैठी हैं, इनका निस्तार कैसे होगा? इन्हें कौन ब्याह कर ले जाएगा? बहुत कठोर थी माँ की बात, लेकिन बहुत व्यवहारिक भी थी, तभी तो किसी से जवाब देते नहीं बना। दीदी तो एकदम पत्थर ही हो गई थी। दिन भर उन्होंने किसी से बात नहीं की। आँखों से एक बूंद भी आंसू बहाए बिना वो शाम को चुपचाप तांगे में बैठ गई। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब क्या पता था दीदी इस घर से हमेशा के लिए जा रही है। 2 महीने बाद उनकी मृत्यु की खबर आई थी। बाबूजी और भैया ने माँ को आड़े हाथों लिया था। दुख में सब एक हो गए थे। दुख के आवेग में कहनी अनकहनी सब वे कह गए थे। माँ ने चुपचाप सब सुन लिया था। माँ ने तो माँ का कर्तव्य भर किया था। दीदी की हत्या किसने की थी? वह भला आदमी मेहमानों वाले कमरे में मज़े से सो रहा है और उसके आतिथ्य का अनचाहा कर्तव्य मुझ पर आ पड़ा है। एक गहरी सांस लेकर मैंने करवट बदली। देखा ये चित्त लेटे सीलिंग फैन को देख रहे हैं। कुछ क्षण पहले वाला अपना व्यवहार याद करके बहुत ग्लानि हो आई। उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए मैंने प्यार से पूछा, सोए नहीं? नींद ही नहीं आ रही है। सिर में तेल डाल दूं? अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल नीतू, मैं सोच में पड़ गया हूँ। ऐसी कौन सी समस्या आ गई है विपिन के शादी की? मुझे डर लग रहा है कि यह रिश्ता पक्का हो जाएगा तो यह तो खुश होने की बात है। विपिन को ठीक से जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। कोई ऐब, कोई व्यसन ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो। उसके अफेयर्स को लेकर तो 2-4 हॉट बुक्स लिखी जा सकती हैं। उसके दोस्तों को देखोगी तो तुम गश खा जाओगी। जो भी उसकी ज़िंदगी में आएगी काबिले रहम होगी। फिर यह तो तुम्हारी बहन की लड़की है, उन्होंने बड़ी भावुकता से कहा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। एक तो वो मेरी बहन की लड़की नहीं, दूसरे लड़की वाले खुद छानबीन कर लेते हैं। यही तो तुम नहीं समझती। लड़की वाले मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, इकलौता लड़का देखते हैं, उसकी एलएलबी की डिग्री देखते हैं और बस रिझ जाते हैं। समझना पड़ता है। मुश्किल है कि इस घर में लड़की देना उसे कुएं में धकेलने के समान है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ अम्मा इन झमेलों में ना पड़े। पर विपिन तो उनके आँख का तारा है। उसके सब अवगुण जानती हैं, फिर भी शांति से कहती हैं, शादी हो लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? विपिन के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानती थी मैं। फिर भी वो व्यक्ति कुत्सित प्रवृत्ति का है, ये पहले ही दिन जान गई थी। यथासंभव मैं उसके सामने नहीं पड़ती थी। अम्मा जी का वो बहुत लाडला है, फिर भी वह उसकी छाया से मुझे बचाए रखती थी। इसके बावजूद भी जब जब उसकी दृष्टि मुझ में पड़ती, भय की एक बर्फानी लहर शरीर में दौड़ जाती थी। मैंने यह सुन रखा था कि उस घर में कोई महरी, कोई मिसरानी ज़्यादा दिन नहीं ठहरती थी। अड़ोस पड़ोस की औरतें सिर्फ कारण विशेष पर ही वहाँ जाती थी। रिश्तेदार अपनी बहू बेटियों को वहाँ भेजने में कतराते थे। यह भी सुना था
कि मामा जी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब विपिन उन्हीं की परंपरा को निभा रहा है। मेरी आँखों के सामने मामी जी का सूखा दुबला चेहरा घूम गया। पति के आतंक की परछाई उनकी आँखों में साफ झलकती है। शरीर पर शेर भर सोना पहने हुए है, लेकिन भिखारी को एक मुट्ठी अनाज अपने मर्जी से नहीं दे सकती। अपनी इच्छा से एक साड़ी तक उन्होंने कभी नहीं खरीदी। इस उम्र में भी घर से बाहर अकेले निकल पाना उनके लिए असंभव है। जिंदगी भर अपनी इच्छाओं का गला घोंटते ही आई है। चेहरे पर एक अजीब सी दयनीयता छाई रहती है। विपिन तो हर मामले में बाप से एक कदम आगे ही था। क्या पता कल को उसकी पत्नी भी इसी तरह एक चलती फिरती लाश बन जाए। मैंने कल्पना में रंजना को उसकी पत्नी के रूप में देखा और एक आसुरी आनंद से भर उठी। मैंने प्राणपण से चाहा यह शादी होकर ही रहे। रंजना को अपने आँखों से यूं तड़पता हुआ जीजा जी देखे, उसका दुख उनके कलेजे को छलनी बना दे। शायद तब उन्हें भान होगा जिसे इस बेदर्दी से ठुकरा कर चले आए थे, वह भी किसी की बेटी थी। उसके माँ बाप भी 8-8 आंसू रोए थे। सुबह मैं एक दूसरी ही नीतू बन गई थी। चाय लेकर खुद जिया जी के कमरे में गई। वहाँ कुर्सी पर बैठकर रंजना और उसकी माँ के विषय में काफ़ी कुछ पूछा। मेरी इस दिलचस्पी को देखकर उनका संकोच कुछ कम हुआ। फिर उन्होंने मुझे रंजना के सर्टिफिकेट दिखाए जो उसे एनसीसी में, संस्कृत में और सितार में मिले थे। 2-3 फोटो दिखाए जिसमें वह पुरस्कार ले रही थी या भाषण दे रही थी। कुल मिलाकर लड़की ऑलराउंडर लगी। जीजा जी के पिलोवर्स बता रहे थे कि घर के कामों में भी वह पीछे नहीं है। सुबह नाश्ते का आयोजन जोरदार था। अम्मा जी खुद रसोई में बैठी थी, अपनी देख रेख में सब बनवा रही थी। विपिन को उन्होंने खास तौर से बुलवा भेजा था और वह बड़ा गंभीर पोज लेकर नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था। मैं बिना बात के इधर से उधर भागती फिर रही थी, बतिया रही थी। मेरा चहकना इन्हें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनका मुंह फुला हुआ था। कहिए लाला जी, लड़की पसंद आई? जीजा जी के इधर उधर होते ही मैंने बड़े अंदाज से विपिन से पूछा। अक्सर मैं उसे भाई साहब ही कहती थी, पर आज के लिए मैंने यह खास टोन अख्तियार किया था। वह बड़े लापरवाह ढंग से बोला, रिजल्ट अभी से थोड़े ही आउट किया जाता है, बाद में खबर भेजी जाएगी। अरे वाह, यह लटके लड़की वालों को दिखाइएगा, हमसे तो सीधी सच्ची बातें कीजिए, मैंने इतराते हुए कहा। इनके चेहरे के बदलते हुए रंगों से मुझे और ताव आ रहा था। आप भी तो लड़की वालों के दल में शामिल हो गई हैं। ओह नो, हमारा भाभी वाला रिश्ता भुला ना बैठना भैया, यह तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तब फिर मेरे साथ लड़की देखने अजमेर चलना होगा। क्यों, अम्मा जी जाएंगी ना? अरे नहीं, बुजुर्गों के साथ कोई फ्रीडम नहीं रहती। शादी के बाद तुम्हारी फ्रीडम वैसे भी खत्म हो जाएगी, अभी से आदत डाल लो, इन्होंने व्यंग किया। अरे नहीं भाई साहब, अपनी आज़ादी में कोई खलल नहीं डाल सकता, उसने उसी लापरवाह अंदाज में कहा। सो तो पता लग जाएगा। मैंने चुटकी ली, थोड़े दिन ठहर जाइए। ये एकदम चीखे। अब बकवास बंद करो और रसोई की ओर देखो। आज छुट्टी नहीं है। अपमान का घूंट पीकर मैंने रसोई की ओर रुख किया। खाने का तो बहाना था, इतना हैवी नाश्ते के बाद दाल रोटी कौन खाता? मुश्किल से 2 कौर खाए होंगे, लेकिन सारा ताम झाम तो मुझे करना ही पड़ा। दफ्तर गए तो ऑफ मूड में थे, वह लौटने के बाद भी देखा मुंह उसी तरह सूजा हुआ है। अम्मा कहाँ हैं? मंदिर गई है। परम पूज्य जीजा जी कहाँ हैं? मामा जी के यहाँ गए हैं। सोना मोना हरी के साथ बाजार गई हैं।
सोना को शुक्ला परिवार अपने साथ टिकरा बंद ले गया है। चाय अभी मिलेगी कि जीजा जी के लिए रुकना होगा? उत्तर में मैंने चाय नाश्ता टेबल पर लगा दिया। चाय पीकर उठते हुए बोले, माननीय जीजा जी के कब तक लौटने की संभावना है? अम्मा की आज्ञा है कि शाम को मैं उन्हें घुमा लाऊं। मुझे इस बात का जवाब देना नहीं पड़ा। जीजा जी खुद ही उपस्थित हो गए। वे लोग घूम घाम कर लौटे थे। उस समय खाना वाना बनाकर मैं आंगन में चारपाई पर बैठी मोना को सुलाने का यत्न कर रही थी। सोना नहीं लौटी अभी तक? 8:30 हो रहे हैं। अरे, मैंने तो पता नहीं कब से घड़ी ही नहीं देखी। बड़ी अच्छी आदत है यह, सब तरह की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। क्या हुआ भाई? गुसलखाने से निकलते हुए जीजा जी ने हंसकर पूछा। लड़की को भेज दिया है अड़ोसी पड़ोसी के साथ और खुद आराम से बैठी हुई हवा खा रही है। मैंने क्यों भेजा होगा? आपकी अम्मा बैठी हैं अभी घर में। मुझे भी ताव आ गया था। क्या हो गया रे? क्यों दिया बत्ती के समय चकचक कर रहे हो? पूजा घर से निकलते हुए अम्मा ने पूछा, यह दिया बत्ती की बेला है? पूजनी अम्मा जी, इस समय 8:30 बज रहे हैं। तो क्या? छोकरी को कहाँ भेज दिया? अभी तक पता नहीं है। तो आ जाएगी। इतनी चीख पुकार क्यों मचा रहे हो? मिसेस शुक्ला के बहन बहनोई आए हुए हैं ना आजकल। रोज कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम होता है। आज तिगरा गए हैं। वे जहन्नुम में जाएं। मुझे क्या करना है? लेकिन सोना को भेजने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पानी के किनारे उछल कूद मचाएगी, कौन उसे देखेगा? वहाँ पानी के किनारे उछल कूद मचाएगी तो कौन देखेगा? वहाँ सब अपने में मस्त होंगे। कभी कभी अम्मा तुम कमाल करती हो। भैया सठिया गई हूँ ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है, अम्मा ने गुस्से में कहा। फिर मुझसे बोली, छोकरी को दे गोद में और खाना लगा तो। मेहमानों के भूख प्यास का तो ख्याल किया करो। दरअसल मेहमान के सामने यह चकचक उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। खाने के समय भी इनका बड़बड़ाना जारी था। वहाँ गिरने का खतरा है, वहाँ कीड़ों का खतरा है, वहाँ ठंडी हवा चलती है। जीप में ठूस कर भरे हुए बच्चों में कोई गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा। शुक्ला जी के चारों शहजादे जीप चलाने का शौक रखते हैं। कहीं उन्होंने बेड़ा गर्क ना कर दिया हो। पहले तो इनकी पग पग पर हंसी आती रही, गुस्सा आता रहा। पर जब घड़ी का काटा 9:30 को पार करके 10 की ओर बढ़ चला, तब मुझे भी चिंता होने लगी। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ज़रूर कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तभी वो लोग लौटे नहीं हैं। नहीं तो तिकरा इतनी दूर नहीं है। मुझे पानी, जंगल, सुनसान सड़क, सभी से संबंधित दुर्घटनाओं की याद आने लगी। लगा कि बस अब रो ही पड़ूंगी। कुछ गरम पहनाकर भेजा है या यूं ही रवाना कर दिया है? ये एक बार फिर झल्लाए और जैसे मुझे रोने का बहाना मिल गया। नवीन, तू चुप नहीं करेगा? तेरी बिटिया भी हमारी कोई है और जिनके साथ गई है वे भी बाल बच्चेदार हैं। अम्मा जी ने इन्हें डांटा। सचमुच सोना को शुक्ला जी के यहाँ घर से भी ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है। उनके चारों लड़के ही लड़के हैं, इसीलिए सभी लोग अपना दुलार बरसाते हैं। यही वजह है कि वह भी उनके साथ हर तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर यह सारी बातें इस समय जरा भी सांत्वना नहीं दे रही थी। अम्मा जी बातें धीरज की कर रही थी, लेकिन मन में वे भी घबरा गई थी। शॉल ओढ़े बरामदे में बैठे वे हर आने जाने वाली गाड़ी को बड़ी आशा से देख रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे के सामने एक स्कूटर रुका। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला उसमें से उतरे। सोना शुक्ला जी के गोद में सो रही थी। उसने बंटी का पुलोवर पहना हुआ था, जो उसके घुटने तक आ रहा था। कानों पर शायद शुक्ला जी का रुमाल बंधा हुआ था। वे लोग अपनी गाथा सुनाने रहे।
पर मुझे कुछ सुनने का होश नहीं था। मैंने झपट कर सोना को अपनी गोद में ले लिया था और सोने के लिए कमरे में चली गई थी। नीतू, अम्मा जी ने आवाज़ दी, आप लोगों के लिए चाय तो बना दे झटपट। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, सब लोग वहाँ वेट कर रहे होंगे। शुक्ला जी ने उठते हुए कहा, सब लोग क्या अभी वहीं हैं? मैंने पूछा। नहीं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। बाय चांस मेरा एक फ्रेंड उधर से गुजरा, उसी का स्कूटर लेकर इधर आए हैं हम लोग। हमने सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे, अब यहाँ से मैकेनिक वगैरह का इंतज़ाम करके ले जाएंगे। वे लोग मना करते रहे, पर अम्मा जी ने ज़बरदस्ती चाय बनवाकर थर्मस भर दी, नाश्ते का थोड़ा सा सामान और गरम शाल भी दिए। हमारी असुविधा के लिए बार बार क्षमा याचना करते हुए वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद अम्मा जी बोली, देखो मैं कहती न थी, तुम लोग बेकार परेशान हो रहे हो। जो लेकर जाता है उसको भी तो कुछ चिंता होती है। अरे भाई, अपने बच्चे से ज़्यादा पराए बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर जीजा जी की ओर मुड़कर बोली, सच कहती हूँ भैया, अपने बच्चे तो कैसे भी पाल ले कोई, पर दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी बड़ी विकट होती है। मेरी लड़कियाँ कैसे बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला, पर यह जो तुम्हारी साली है ना, इसे छींक भी आ जाती है तो डॉक्टर के यहाँ दौड़े हुए जाते हैं। क्यों रे, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? लेकिन ये आखिरी बात जिनसे कही गई थी वे अब गुमसुम से बैठे हुए थे। पिछले 3-4 घंटों से अविराम बोलकर मानो थक गए थे। अजीब सा स्वभाव है इनका, जितने ज़्यादा नर्वस होंगे उतने ही ज़्यादा बकझक करते रहेंगे। अम्मा अपने बेटे की इस कमजोरी को खूब जानती थी। उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चल उठ, सो जा अब, इतना घबराता है कोई? अरे लड़की के माँ बाप को तो पत्थर से कलेजा रखना पड़ता है। जरा सी देर में तूफान खड़ा कर दिया तुमने, कल को ससुराल जाएगी तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। रात बिस्तर में लेटे हुए भी अम्मा जी की यही बातें कानों में गूंज रही थी। रोज़ उनके पास सोने वाली सोना आज हम लोगों के बीच में सो रही थी और हम दोनों प्यार से उसका शरीर सहला रहे थे। वो पूरे 12 घंटे बाहर रही थी और उतनी सी देर में हम लोग बौखला उठे थे। कहनी अनकहनी पता नहीं क्या क्या कह गए थे। अब याद करके हंसी आ रही थी। कैसे पत्थर दिल होते होंगे तुम लोगों के माँ बाप, जो हमेशा के लिए तुम्हें दूसरों के यहाँ भेज देते हैं। इन्होंने कहा, ऐसे पत्थर दिल ना हो वो लोग तो आप लोग ज़िंदगी भर कंवारे ही रह जाएंगे। मैंने कहा और हम दोनों हंस पड़े। मैं तो अपनी लड़कियों की शादी नहीं करूँगा। वाह, शादी क्यों नहीं करेंगे? यूँ कहिए कि घर जमाई रख लेंगे। और नन्ही सी सोना दुल्हन बनकर बार बार मेरे सपनों में आई उस रात, लाल साड़ी में लिपटी हुई। अपनी कल्पना में पता नहीं कितने दूल्हे मैंने उसके बगल में खड़े करके देख लिए होंगे, लेकिन एक भी मुझे उसके योग्य नहीं लग रहा था। सोच रही थी कहाँ से राजकुमार लेकर आऊँ, और ठोक बजाकर देखा हुआ वर भी अगर निकम्मा निकल गया तो। कल्पना का ही खेल था सारा, लेकिन तब भी मैं पसीना पसीना हो उठी। बैठकर देखा मैंने, अपने पिता के गले में बाहें डालकर सोना मज़े से सो रही है। क्या अच्छा होता जब बच्चे इसी तरह बच्चे बने रहते, तब नाजो पली अपनी बिटिया को अजनबी हाथों में सौंपने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजनबी भी कभी कभी कितने हृदयहीन होते हैं। दीदी की कहानी नए सिरे से याद हो आई, नए अर्थों के साथ, और आश्चर्यजनक रूप से याद आई रंजना। मैंने अपने मन से पूछा, रंजना अगर दीदी की अपनी बेटी होती तो क्या मैं इस रिश्ते की पैरवी भी कर सकती थी? उस जैसी भावुक और संवेदनशील लड़की के लिए क्या मैं विपिन जैसा लड़का सजेस्ट कर सकती थी, जिसकी परछाई तक से मुझे नफरत है, जिसके किस्सों को इन्होंने हॉट बुक्स की संज्ञा दी है? क्या वह किसी कुलीन कन्या का हाथ थामने योग्य रह गया है?
फिर मैं रंजना के साथ यह अन्याय क्यों कर रही हूँ? शिकायत मुझे जीजा जी से है। उनके अपराधों का दंड वह निरीह लड़की क्यों भुगते? विपिन के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। कोई न कोई बदनसीब लड़की मिल ही जाएगी। जैसा कि अम्मा जी कहती हैं, शादी के बाद वह सुधर जाएगा। लेकिन यह भी तो एक रिस्क है। अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर रंजना यह रिस्क क्यों मोल ले? सुबह मैंने अम्मा जी से कहा, मैं रंजना को एक साड़ी भेजना चाहती हूँ। उन्होंने इनको भेजकर फौरन एक साड़ी मंगवा दी। मैं साड़ी लेकर जीजा जी के पास गई। वे अपना सामान बांध रहे थे। जीजा जी, यह साड़ी रखिएगा। रंजना की शादी पर मेरी ओर से यह अग्रिम भेंट। अरे, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? और तुम विपिन बाबू के साथ आ रही हो ना अगले हफ्ते? तब तुम खुद ही दे देना। अच्छी तरह सिफारिश करना भाई रंजना की। वैसे तुम्हारी वजह से मैं बहुत निश्चिंत हो गया हूँ। रंजना इस घर में आएगी भी तो उसे अकेलापन नहीं खलेगा। घर वर आपको बहुत भा गया लगता है। हाँ भाई, अच्छा तो है। अपनी दाल गल जाए तब है, इसीलिए तो तुम्हारी खुशामद कर रहा हूँ। वे हंसकर बोले। इन 2 दिनों में वे मुझसे काफ़ी घुल गए थे। जीजा जी, विश्वास कर सको तो एक बात कहूँ? रंजना मेरी अगर अपनी बेटी होती तो मैं ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करती। क्या कह रही हो? इस घर की बहू हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है। रुपए पैसे के साथ कई अलाए बलाए भी जुड़ जाती हैं। ये तो आपको भी मालूम होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा मैंने। मेरी बात का विश्वास कर ही लेंगे, ये आशा कहाँ थी। फिर भी मुझे तसल्ली थी कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। निर्णय वे चाहे जो करें। शंका के बीज तो मैंने डाल ही दिए थे। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी पराई बेटी का दर्द सुन रहे थे।